नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो सभी आ जाइए, सभी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स है वो जुड़ जाइए। चलते अपने यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत आज लेते हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पर मध्यकालीन प्रशासनिक और राज व्यवस्था की बातें करते हैं। अपने यहाँ पर किसकी बात करते हैं? यहाँ पर मध्यकालीन की बात करते हैं। यहाँ पर मध्यकालीन प्रशासनिक और राज व्यवस्था की क्या करते हैं? राजस्व व्यवस्था की बातें करते हैं। यहाँ पर आज देखो, यहां पर सबसे पहले बात करेंगे अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां पर देखो, मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव यहां पर क्या था, कौन सा था, उसकी अपने यहां पर बातें करेंगे। देखो आपको बता, उस समय जब यहां पर राजाओं का शासन था, देशी रियासतों के राजाओं का शासन था, उस देशी रियासतों के राजाओं के शासन के दौरान यहां पर बात करते हैं कि उनको सम्मान दिया जाता था, क्योंकि उनके कुछ खास व्यक्ति होते थे, कुछ सामंत होते थे, कुछ मंत्री होते थे। यहाँ पर कोई न्याय के रूप में होता था, कोई संधि के रूप में यहाँ पर क्या होता था, नियुक्त होता था। तो उसकी यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो, जल्दी से जल्दी यहाँ पर कमेंट करिए, सभी यहाँ पर जुड़ जाइए। यहाँ पर चलते हैं अपन, यहाँ पर देखो उसके अंतर्गत पहले क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको पता ये बता होना चाहिए कि मारवाड़ की वीरता साहित्य और सेवा के लिए यहाँ पर सिरोपाव दिया जाता था। यहां पर आपको पता है, उस दौरान में बात करूं, यहां पर देखो उसके दौरान अपन बात करते हैं कि यहां पर सबसे बड़ा जो यहां पर सम्मान दिया जाता था वो कौन सा है? देखो, करिश्मा वर्मा, बिल्कुल करिश्मा, प्रणाम सर जी, करिश्मा प्रणाम आपका स्वीकार करते हैं हम। पूजा कंवर शेखावत आर, है ना। सुमन गुड इवनिंग सर, सुमन गुड इवनिंग। पूजा कंवर शेखावत की बात करें, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आपको भी। यहाँ पर सभी जुड़ जाइए, अपने फ्रेंडों को सबसे ज्यादा जोड़िए, यहाँ पर अपने इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यहाँ पर आज आपके लिए यहाँ पर जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर ये आज सबसे शानदार टॉपिक है, जिसका नाम आपको अपने यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर राजस्थान के जो शासन काल के दौरान जो मध्यकाल में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था थी, उसकी अपन यहाँ पर बातें कर रहे हैं। यहां पर उसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन था, मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी उस समय, उसकी अपनी यहां पर बात करते हैं। हाथी लोग करो सर, बिल्कुल आरती हाथी लोग करेंगे, आपकी बात भी यहाँ पर चलेंगे। कौन सा थोड़ा सा मैं अपने यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा यहाँ पर नमस्कार हो जाए शाम का। प्रणाम गुरुदेव, एजुकेशनल नगरी कोटा से। अच्छा संजू आप कोटा से हो, चलो गुड। संजू कभी आएंगे आपके वहां पर कोटा में, है ना, आपसे मिलेंगे, फिर आपके यहाँ पर स्टे करेंगे आपका यहाँ पर, ठीक है। हाँ आप पूजा जी, एस जी, सुमन बी, है ना, ठीक है। रजनी खत्री गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। यहाँ पर पूजा कंवर शेखावत, किट्टू आज की क्लास होना। सुरेंद्र जी यहाँ पर बात करते हैं, टारगेट, राम राम सुरेंद्र, सुरेंद्र की प्रणाम सर जी, सुरेंद्र आपका प्रणाम हम स्वीकार करते हैं, आपको भी शाम भरा नमस्कार, यहाँ पर प्यार भरा हमारा नमस्कार जी। गुरु जी संजू पोटार, बिल्कुल है ना, हम आएंगे, घबराओ मत, आपके कोटा में, है ना, आते ही रहते हैं कभी कभी एग्जाम्स जैसे होते हैं, कभी कभी हम भी एग्जाम देने के लिए आते हैं, जैसे कभी फर्स्ट ग्रेड रहा तो, है ना। करिश्मा वर्मा, पूजा दी, ये कौन है? अच्छा देखो यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो उस दौरान आपको पता सबसे बड़ा जो सिरोपाव रहा था वो हाथी सिरोपाव था। कौन सा सिरोपाव था? यहाँ पर हाथी सिरोपाव यहाँ सबसे बड़ा रहा था, है ना। सबसे बड़ा इस समय हाथी सिरोपाव सम्मान दिया जाता था। ये यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर जो सिरोपाव होते थे इसमें धनराशि दी जाती थी। यहाँ पर धनराशि जो श्रेणी के हिसाब से दिया जाता था, तो यहाँ पर उस समय 780 रुपए, 780 रुपए जो होते थे वो यहाँ पर हाथी सिरोपाव के जो सम्मान दिया जाता था, जो सबसे बड़ा सम्मान था यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, उसमें व्यक्ति को 780 रुपए दिए जाते थे। अगर यहाँ पर विवाह की बात हो, आपको पता विवाह के अवसर पर, तो उस विवाह के अवसर पर यहाँ पर आपको पता है उन्हें चोगे भी देते थे, कमरबंद भी दिया जाता था, उसके रूप में उसे यहाँ पर टोटल जो राशि दी जाती थी विवाह के समय, जो चोगे और दिए जाते थे, तो विवाह के समय यहाँ पर जो आपको पता है यहाँ पर 849 रुपए दिए जाते थे। कितने रुपए दिए जाते थे? 849 रुपए, क्योंकि विवाह के समय थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होता बताया, तो उस समय चोगे और कमरबंद के रूप में थोड़ी सी एक्स्ट्रा राशि उसे दे दी जाती थी, इसलिए क्या हो जाता था यहाँ पर 849 रुपए हो जाते थे। इसमें थोड़ा सा पाल की सिरोपाव की भी अपन बात करते हैं।
और इसकी भी अपन बात करते हैं पाल की सिरोपाव के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको पता पाल की सिरोपाव के अंतर्गत यहाँ पर नॉर्मल तरीके से 472 रुपए मिलते थे। कितने रुपए मिलते थे? 472 रुपए मिलते थे। लेकिन आपको पता है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि विवाह के अवसर पर, तो विवाह के अवसर पर आपको पता है यहाँ पर विवाह के अवसर पर यहाँ पर कितना मिलेगा? तो 472 से तो ज्यादा मिलेगा, तो 553 मिलता था। ध्यान रखना यहाँ पर 553 रुपए मिलते थे। कोई किसके अंतर्गत? पाल की सिरोपाव के अंतर्गत मिलते थे। ये धनराशि आपको याद करनी है, ध्यान रखना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है आपके लिए। जो सीईटी की तैयारी कर रहा है उनके लिए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और आपको पता है ये टॉपिक आपको जहां पर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो वहां पर ये समझाते कभी नहीं है, यहाँ पर ये टॉपिक कभी पढ़ाते नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूं, इंग्लिश के लिए आऊं, मैं बाद में देखूंगा। अरे ठीक है, यहां पर बात करते हैं। उसके बाद घोड़ा सिरोपाव की क्या करता हूं, थोड़ा सा यहां पर बात कर लेता हूं। तो घोड़ा सिरोपाव के अंतर्गत यहां पर साधारण तौर पर, किस तौर पर आपको पता है यहां पर साधारण तौर पर अपने यहां पर बात करूं तो आपको पता है यहां पर घोड़ा सिरोपाव के अंतर्गत 240 रुपए मिलते थे। कितने मिलते थे? 240 प्लस विवाह के अंतर्गत आपको पता है यहां पर विवाह के अंतर्गत तो इससे ज्यादा मिलते थे। कितने मिलते थे? 340 रुपए मिलते थे। ध्यान रखना यहां पर किसके अंतर्गत? विवाह के समय 340 और साधारण तौर पर कितने मिलते हैं? 240 रुपए यहां पर मिलते हैं ना। यहां पर देखो उसके दौरान कड़ा दुसाला सिरोपाव की भी बात कर लेते हैं। आपको पता कड़ा यहाँ पर जो दुसाला सिरोपाव है उसके अंतर्गत मात्र और मात्र साधारण तरीके से कितने रुपए मिलते हैं? यहाँ पर 37 रुपए मिलते हैं। ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो इस प्रकार की जो सिरोपाव की जो उपाधियां है यहाँ पर जो धनराशि दी जाती है वो यहाँ पर इस प्रकार से दी जाती है। सुरभि नमस्ते सर, सुरभि आपको भी नमस्ते है ना। सबसे ज्यादा अपने फ्रेंड्स है उनको जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपने क्या करो, अपने फ्रेंड्स को जोड़ो। बात करते हैं यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, एक बार देखते हैं उसको भी। राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? यहाँ पर राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की भूमि माना जाता था? आपको पता है यहाँ पर एकमात्र भूमि ऐसी भूमि है, जैसे बात करते हैं पर खालसा की बात करता हूं मैं यहाँ पर, जो सीधे राजा को अधीन होती है। सीधे किसके अधीन होती है? सीधे राजा के अधीन होती है ये भूमि, राजा के अधीन। और पूछ भी क्या रहा है? वही चीज पूछ रहा हो, आपको पता है ये जो खालसा भूमि है वो सीधे किसके अधीन होती है? राजा के अधीन होती है। ध्यान रखना है यहाँ पर। और ये राजा की निजी संपत्ति के लिए पूछ रहा है यहाँ पर। तो राजा के अधीन खालसा भूमि होती है। आपको पता मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करता हूँ, हवाला की भी बात करूं तो यहाँ पर ये हवाला जो भूमि है आपको पता है उच्च जातियों के लिए होती है। किसके लिए होती है? उच्च जातियों के लिए होती है। और यह राजा प्रदान करता है, यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद में बात करता हूं यहाँ पर देखो जागीर के, ये सामंतों के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? ये सामंतों के अधीन होती है। ध्यान रखना ये बात भी, किसके अधीन होती है? ये सामंतों के अधीन होती है ये भूमि। आपको पता है इसके अंतर्गत भौम है, ये भूमियों के अधीन होती है। यहाँ पर भूमियों के अधीन होती है, ये भूमियों के अधीन होती है ये। ठीक है, इस प्रकार की भूमि यहाँ पर देखने को मिलती है। अपना आंसर कौन सा होगा? खालसा अपना आंसर होगा। ध्यान रखना। अपने यहाँ पर भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर कौन सी सबसे बड़ा सिरोपाव है, तो यहाँ पर हाथी सिरोपाव है, उसकी भी अपन बातें कर रहे थे, है ना। हाँ, उसका अपने आंसर नहीं लगाया था। यहाँ पर इसका भी आंसर कौन सा होगा? इसके अकॉर्डिंग खालसा होगा। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 की भी अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णा वर्मा जी सर, है ना। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में क्या होता था? महकमा बकायत होता था। यहाँ पर जो अब महकमा बकायत होता था वो क्या काम करता था, उसकी भी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो यहाँ पर बात करें, अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था। जब अच्छी फसल हो जाती थी तो उस दौरान वो क्या करता था? यहाँ पर क्या करता था? राजस्व वसूल का करने का काम करता था। क्या यहाँ पर दूसरी ऑप्शन देखो, राजा के बकाइयों का भुगतान करता था। अब राजा के बकाइयों का भुगतान कैसे करेगा? ऐसे थोड़ी करेगा, कहीं ना कहीं वो किसानों से या जनता से तो यहाँ पर लेगा, तब जाकर के राजा को भुगतान करेगा इसका। यहाँ पर देखो उसी दौरान अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था। जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनकी बकाया को क्या करता था? संग्रह करता था? नहीं, ऐसा काम यहाँ पर यह नहीं करता था। राजाओं के लिए ऋण संग्रह करता था। तो राजाओं के लिए ऋण तो संग्रह कुछ न कुछ कोई व्यक्ति करता था, ये मानते हैं।
लेकिन यहां पर वो क्या करता था, जब अच्छी फसल के समय शेष राजस्व बचता था उसको वसूलता था यहां पर। हाँ, उसका काम कौन करता था, महकमा बकायत करता था। ये हर राजा के अधीन एक पोस्ट होती थी, ध्यान रखना। ए होगा ना, हाँ बिल्कुल संजू ए होगा, रजनी खत्री ए होगा, संजू पोटार ए होगा, करिश्मा वर्मा बात करें यहां पर देखो। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन के सामने है यहां पर देखो, उसकी अपन बातें करते हैं। इजारा जाना जाता था, यहां पर आपको पता है यहां पर एक कर है जो इजारा कहलाता था। अब ये इजारा किस नाम से जाना जाता था उसकी भी अपन बातें करेंगे। तो आपको पता है यहां पर इजारा किस नाम से जाना जाएगा, भूमि का मूल्यांकन के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए। किसके लिए, राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए वो क्या कहला सकता है, यहां पर इजारा कहला सकता है, स्वर्ण की खरीद के लिए नहीं कहला सकता यहां पर, है ना। तो यहां पर कौन सा होगा, सिर्फ 3, राजस्व की ठेका प्रणाली, जिसको अपन बंदोबस्त भी कह सकते हैं। ठेका प्रणाली को क्या कह सकते हैं, बंदोबस्त भी कह देते हैं अपन यहाँ पर, है ना। आधोलाई भी कह देते हैं, आपको पता है आज की भाषा में, देसी भाषा में अपन आधोलाई भी कर देते हैं। तो ये इजारा पद्धति है जो राजस्व की ठेका प्रणाली के लिए प्रयोग में ली जाती है, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। हाँ, मांगीलाल कटारिया बिल्कुल सही, मांगीलाल, एम के जाटनी सी, है ना। चलो यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। आपको पता है जो राजा होता था, जो शासक होता था, उसके बाद में एक महत्वपूर्ण पद यहां पर राजाओं के अधीन होता था, आपको पता। उसकी अपन यहां पर क्या करेंगे, बात करेंगे। आपको पता है यहां पर जैसे संधि विग्राहक है, ये सिर्फ यहां पर युद्ध के दौरान, आपको पता है यहां पर युद्ध के दौरान संधि का काम करता था। युद्ध के दौरान आपको पता है, युद्ध के दौरान किसका काम करता था, ये संधि का काम करता था। संधि का दौरान संधि का काम करता था, ये किसका काम करता था, संधि का काम करता था। आपको पता है यहाँ पर जिसको संधि विग्राहक के रूप में देखा जाता था। हाँ बिल्कुल, है ना। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर प्रधान के रूप में होता था। किसके रूप में होता था, यहाँ पर प्रधान के रूप में होता था। और ये प्रधान के रूप में यहाँ पर राजा के बाद में पद होता था। यहाँ पर राजा के बाद में क्या होता था, ये राजा के बाद, राजा के बाद का ये क्या होता था, यहाँ पर पद होता था। ध्यान रखना है ना, यहाँ पर क्या बोलता था, ये राजा के बाद का पद होता था। महामात्य के रूप में अगर देखा जाए ना, तो आपको पता है यहाँ पर ये मुख्यमंत्री होता था। क्या होता था, ये मुख्यमंत्री होता था। ध्यान रखना ये भी, अने क्या होता था, ये मुख्यमंत्री यहाँ पर होता था। इसकी भी अपन बातें करेंगे। इसके बाद में मुख्यमंत्री के रूप में, अब मुख्यमंत्री तो हम महामात्य को कह ही रहे हैं यहाँ पर, तो ये कह रहा कि शासक के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था के बाद ही होता था। तो यहाँ पर प्रधान होता था, ध्यान रखना, प्रधान होता था दूसरा नंबर, बिल्कुल, है ना। ध्यान रखना यहाँ पर जॉब एस्पिरेंट, है ना। यहाँ पर क्या होता था, प्रधान के रूप में होता था। ध्यान रखना बिल्कुल, है ना। हाँ, इशिका सिंह राठौड़, है ना। चलो उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एसडीओ, है ना। तो यहां पर देखो बिल्कुल आपका सही है, आपने जो पीछे क्वेश्चन का आंसर बताया वो बिल्कुल सही है। 8वीं से 12वीं सदी के समाज में, जो 8वीं से 12वीं सदी का जो समाज था ना, उसमें राजस्थान में प्रचलित अधिकारी, जिसको अपन क्या बोलते थे यहाँ पर, अक्ष पटलिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था, अक्ष पटलिक बोला जाता था। यहाँ पर का संबंध किससे होता था, वैसे देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होता था, पूरा लेख से संबंधित होता था। पूरा लेख, जो अकाउंटेंट का काम करता था, राजस्व का यहाँ पर रखवाला होता था, उसको अपन अक्ष पटलिक कहा जाता था, जिसको अपन पूरा लेख भी कह सकते हैं। यहाँ पर कृषि कार्य पर नजर रखने वाला अधिकारी होता था। बिल्कुल, यहाँ पर ये इसके अंतर्गत आता ही नहीं था, इसका कोई काम ही नहीं था यहाँ पर, है ना। ये कोई कृषि कार्य पर नजर रखता भी नहीं था यहाँ पर, बिल्कुल, है ना। बात करते हैं यहाँ पर इसी का, बिल्कुल आपकी, है ना, बी बिल्कुल सही होगा मेरे हिसाब से। राज्य में आय और व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी होता था। बिल्कुल मैंने यही कहा है कि यहाँ पर पुरालेख का काम करता, तो पुरालेख का काम यानी कि यहाँ पर कितना खर्चा हुआ, कितनी आय हुई, उसका रिकॉर्ड रखता है। एक तरीके से अकाउंटेंट का काम करता है, ना। उसके दौरान राजकोष और आभूषणों को रखने वाला अधिकारी, बिल्कुल मैं ये बात बताता हूं कि यहाँ पर राजकोष और आभूषणों को रखने वाला अधिकारी ये नहीं होता है यहाँ पर, है ना। विदेश नीति से संबंधित अधिकारी ये भी नहीं होता। तो आंसर कौन सा होगा अपना, सिर्फ 2 नंबर का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो, सुरभि एसआई, बिल्कुल सुरभि, हाँ यहाँ पर बिल्कुल वो सही है आपका आंसर। राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्ष पटलिक की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल मैंने कहा था ना, यहाँ पर ये पूरा लेख के रूप में है,
पूरा लेखक के रूप में है, पूरा लेख के रूप में यहाँ पर देखो, लेखक के रूप में तो नहीं है लेकिन पूरा लेख के रूप में यहाँ पर मुख्य कोषपाल के रूप में काम करना, मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना, विदेश मंत्री के रूप में काम करना, प्रधान के रूप में नहीं करेगा, ये दोनों में नहीं करेगा, मुझे पता है। यहाँ पर मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करता है ना। यहाँ पर आपको पता है वर्तमान में जो पोस्टें चलती है यहाँ पर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, एक तरीके से उसके बराबर का अधिकारी होता था ये। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल 2 नंबर का यहाँ पर आंसर होगा, जो इससे पीछे वाले से संबंधित ही पॉइंट था। बिल्कुल है ना, बिल्कुल आपके सबके कमेंट में देख रहा हूं यहाँ पर सभी यहाँ पर क्या कर रहा है, बिल्कुल लेखाधिकारी, बिल्कुल है ना, सभी का आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। यहाँ पर मैं देखो क्वेश्चन नंबर 8 की भी बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इससे आगे वाला जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो एक बार इसको। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम को प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर आपको पता है नैमित्तिक पदनाम है, एक पदनाम होता है यहाँ पर नैमित्तिक। अब यहाँ पर ये जो नैमित्तिक पदनाम है को प्रयोग किया जाता था राजकीय कवि के लिए, या लोक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख के लिए, राजकीय ज्योतिष के लिए, या मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए। फटाफट आंसर बताओ, एक बार आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात करता हूं उसके दौरान। बताओ, फट बताओ, देखे क्या होगा आंसर यहाँ पर, बताओ क्या होगा यहाँ पर, बताओ फटाफट बताओ। यहाँ पर 8 नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, राजकीय ज्योतिष। बिल्कुल मांगीलाल कटारिया बिल्कुल सही है यहाँ पर। रजनी खत्री बिल्कुल गलत है यहाँ पर। राजकीय ज्योतिष के लिए होगा, किसके लिए होगा, राजकीय ज्योतिष के लिए होगा। यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर जो नैमित्तिक जो पदनाम है वो सिर्फ राजकीय ज्योतिष के लिए होता है। यहाँ पर राजा अपने अधीन एक पुरोहित ज्योतिषी रखता है जो यहाँ पर ये काम करता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10, मदद ए मास, बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पर राजाओं के अधीन ऐसी पोस्टें होती थी, देख लो। मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। मदद ए मास मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी। राज परिवार के सदस्यों को, कुलीन वर्ग को, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को, नौकरी करने वालों को, उसकी अपनी यहाँ पर बातें करेंगे तो किसको दी जाती थी, सिर्फ और सिर्फ जो विद्वान होते थे, जो धार्मिक व्यक्ति होते थे, उनको यहाँ पर ऐसा पद दिया जाता था, मदद ए मास। इसके रूप में उसे क्या होती थी, यहाँ पर क्या होती थी, उन्हें सम्मान मिलता था और उन्हें धनराशि भी दी जाती थी। तो यहाँ पर विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों के लिए मदद ए मास नामक पोस्ट होती थी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखो एक बार। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती, जब्ती का मतलब ये जाप्ती है, जब्ती नहीं है, ये क्या है, ये जाप्ती व्यवस्था है। और यहाँ पर आपको पता जाप्ती व्यवस्था यहाँ पर अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 1570 ईस्वी में यहाँ पर शुरू की गई थी। आपको पता है यहाँ पर अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ पर अकबर के द्वारा यहाँ पर मारवाड़ जो मेवाड़ क्षेत्र है, यहाँ पर इस दौरान ये व्यवस्था लागू की गई थी 1570 ईस्वी के अंतर्गत। तो यहाँ पर ये जाप्ती व्यवस्था सिर्फ भूमि लगान निर्धारण की एक विधि है, या भूमि के नाप की एक विधि है। जमींदारी क्षेत्र है, कर रहित भूमि अनुदान है, ऐसे सिस्टम नहीं है, भूमि लगान निर्धारण की एक विधि है। और इसके बाद आपको पता 10 साल के बाद में टोडरमल के द्वारा, 10 साल के बाद में, अब 10 साल के बाद में तो कितना होगा, 1570 में 10 साल जोड़ेंगे तो 1580 की बात करता हूं। यहाँ पर 1580 के अंतर्गत टोडरमल बंदोबस्त, कौन सी व्यवस्था शुरू की गई है, टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई है। टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई है, ध्यान रखना। यहाँ पर 10 साल के अंतर्गत है। ये भी यहाँ पर क्या किया जाता है, भूमि लगान का निर्धारण किया जाता है। इसके आधार पर भी कर का निर्धारण होता है, उपज फसल पर लिया जाता है। यहाँ पर 10 साल का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और उसके पूरा यहाँ पर अनुपात निकाल करके उसके हिसाब से कर वसूला जाता है। टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत यहाँ पर भी एक कर भूमि लगान निर्धारण के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है संजू पोटर, क्या होता है हर बार गलत, आना हाँ तो ध्यान से समझ लो, हर बार गलत होता तो नहीं होगा आपके बार, आना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है। बिल्कुल अभी मैं बात किया था और यहाँ पर वही बात आपके सामने आ गई। तो आपको पता है यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी। तो आपको पता टोडरमल के द्वारा यहाँ पर किसको ध्यान में रखकर शुरू की गई थी, तो सिर्फ और सिर्फ
ये जाप्ती व्यवस्था भी यहाँ पर मैंने कहा था ना, जाप्ती व्यवस्था भी यहाँ पर टोडरमल के माध्यम से शुरू की गई थी, ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर 1570 ईस्वी में अकबर के शासन में शुरू हुई थी, यहाँ पर ध्यान रखना। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर जाप्ती व्यवस्था की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गल्ला बटाई है जो उस समय शेरशाह सूरी के समय शासन काल में रैयतवाड़ी इसके स्थान पर शुरू हुई थी, गल्ला बटाई की, है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर ये चीजें उस समय मुगल साम्राज्य के शासन काल में रही है, वैसे तुर्की साम्राज्य के शासन कालों में भी ये चीजें प्रचलित थी, ये भी देख लो अपन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख, बिल्कुल एक पट्टा रेख की भी बात करेंगे, क्या अभिप्राय है। यहाँ पर आपको पता पट्टा, इसका मतलब थोड़ा सा समथिंग बातें कहीं ना कहीं। यहाँ पर आपको पता राजपूत जो शासक होते थे द्वारा सामंतों की जागीर का उपज का वार्षिक अनुदान निर्धारित किया गया और उसे क्या कहा गया था, रेख कहा गया था, यह भी ध्यान रखना। ये किसके द्वारा किया गया था, राजपूत शासकों के द्वारा। सामंतों के, सामंत मंत्री होते थे, उनकी जागीर की उपज का वार्षिक अनुदान वो क्या कहलाता था, रेख कहलाता था, ध्यान रखना। यहाँ पर वो क्या कहलाता था, यहाँ पर रेख कहलाता था, ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पर क्या होता था, एक तरीके से बेगार नहीं हो सकती, आयात निर्यात से मतलब नहीं है, सैन्य कर से नहीं है, उपज का है, राजपूत शासकों द्वारा निर्धारित किया जाता था अपने सामंतों के ऊपर, उसको पट्टा रेख कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत इसी पट्टा रेख को आपको पता है यहाँ पर क्या कहते हैं, भरतू रेख के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। मारवाड़ में, ये भी बात आपको पता होना चाहिए, मारवाड़ के अंतर्गत यहाँ पर परतू रेख के नाम से जानते हैं इसको। किस नाम से जानते हैं, परतू रेख के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर सामंतों से वसूला जाता है, सामंतों से वसूला जाता है, ध्यान रखना। सामंतों से क्या किया जाता है, ये वसूला जाता है, ध्यान रखना। उनकी उपज के ऊपर यहाँ पर निर्धारित किया जाता है, राजपूत शासकों से निर्धारित किया जाता है, इसका मतलब आकलित यहाँ पर राजस्व है, बिल्कुल यहाँ पर 12 में डी, बिल्कुल अक्षय बेरवा, बिल्कुल 12 में डी है। देव बाबू प्रणाम सर, अरे देव बाबू कहाँ चला जाता है तू, हाँ अक्षय बेरवा डी, अक्षय भी आज ही आया बहुत दिनों में ने। चलो, यहाँ पर आकलित राजस्व है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, पट्टा रेख के नाम से, इसको मारवाड़ क्षेत्र में परतू रेख के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सामंतों से वसूला जाता है, जो राजपूत शासक होते हैं वो यहाँ पर उनकी उपज पर वार्षिक निर्धारित करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार बिल्कुल अत्यंत विकसित था और नील हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, इस विरासत का गवाह रहा है। आपको पता है, वैसे देखा जाए तो आप जानते हो कि यहाँ पर नील की खेती राजस्थान नहीं पूरे भारत में भी कहीं ना कहीं की जाती थी, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता था, यहाँ पर इस दौरान नील की खेती की जाती थी, लेकिन आपको पता नील की खेती जहां पर होती थी वहां की भूमि बंजर हो जाती थी, है ना। अंग्रेजों ने भी, आपको पता है, यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा भी नील की खेती, आपको पता चंपारण के किसानों के द्वारा, ये भी अपन पढ़ चुके हैं भारत के इतिहास में, चंपारण के किसानों के द्वारा, आपको पता है 3/20 भाग पर किसानों द्वारा, है ना, किसानों के द्वारा, आपको पता है के द्वारा 3/20 भाग पर खेती अनिवार्यता कर दी थी, 3/20 भाग पर, आपको पता है जिसे भाग पर, जिसे क्या कहा जाता था, 3 कठिया कहा जाता था, क्या कहा जाता था, 3 कठिया कहा जाता था, 3 कठिया कहा जाता था, आपको पता है क्या कहा जाता था उसे, 3 कठिया पद्धति कहा जाता था, आपको ये भी पता है। तो यहाँ पर ये नील की खेती कहां पर हुई थी, बयाना भरतपुर में हुई थी, यहाँ पर इन क्षेत्रों में नहीं हुई थी, ध्यान रखना। बयाना भरतपुर में नील की खेती शुरू हुई थी राजस्थान के अंतर्गत, और वो भी कौन सी शताब्दी में, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यहाँ पर नील की खेती हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 की भी अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देखो। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा कथन है जो सही भी नहीं है यहाँ पर, बाकी इसके मतलब 3 ऑप्शन सही है अपने, है ना, उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, बिल्कुल राजा के नियंत्रण में ही होती थी खालसा भूमि, है ना। किसके नियंत्रण में होती थी, राजा के नियंत्रण में होती थी यहाँ पर। अब यहाँ पर जागीरी भूमि पर जागीरदार या ठिकानेदार का पैतृक नियंत्रण होता था, बिल्कुल जागीरी भूमि पर जो जागीरदार या यहाँ पर ठिकानेदार होता था उसका क्या होता था, यहाँ पर पैतृक नियंत्रण होता था, सनातन रूप से चला आता था। यहाँ पर भूमियों को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं तथा मार्गों की सुरक्षा के कृत्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी, बिल्कुल ये बात भी सही है कि भूमियों को यहाँ पर जो राजा होते थे वो भूमि प्रदान करते थे, उनकी चौकीदारी और यहाँ पर मार्गों की सुरक्षा के रूप में दी जाती थी।
इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सही नहीं है इसकी बात करते हैं अपन। तो चरणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण, अरे चरणोता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता ही नहीं था यहाँ पर। चरणोता भूमि पर राजा का कभी नियंत्रण नहीं होता था, यहाँ पर ध्यान रखना। किसका नियंत्रण होता था? यहाँ पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 15 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में क्या है? पंचकुल है। इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। अब पंचकुल होता क्या है इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखो, उच्च वर्गों के लिए गुरुकुल होता है, या यहाँ पर जाति पंचायत होती है, या कोई ग्रामीण परिषद होती है, मंदिर पंचायत होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मेरे को लगता है यहाँ पर ग्रामीण परिषद होती है, जो यहाँ पर किस नाम से जानी जाती है? पंचकुल के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, यहाँ पर ग्रामीण परिषद को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सिर्फ पंचकुल कहा जाता है मध्यकाल के समय में। ध्यान रखना, राज सी बिल्कुल, देव बाबू सी बिल्कुल, एसडीओ साहब सी बिल्कुल, सुरभि एसआई साहब आपका भी सी बिल्कुल, है ना। आपने तो एसआई की पोस्ट और लिख रखी है, 2 रेड लाइटें और लगा रखी है ना। अक्षय बेरवा सी सही है, बिल्कुल अक्षय बेरवा, है ना। यहाँ पर देखो, उसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से पढ़ो, अच्छा शानदार टॉपिक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक बार इसको देख लोगे ना तो अधीनस्थ चयन बोर्ड में एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाता। यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर बात करते हैं डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां पर चली थी? अब जो सामंत होते थे, जो मंत्री होते थे, उनमें यहाँ पर कौन सी चलती थी? डाबी और जीवनी। आपको पता है, यहाँ पर मैं बता दूं ना, आपको पता है यहां पर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एक जैसलमेर का एक राजा था, जैसलमेर। और आपको पता, जैसलमेर में भाटी राजा रहे थे, भाटी शासक, बिल्कुल, है ना। जैसलमेर का यहाँ पर हर राय भाटी क्या थे? यहाँ पर शासक था। आपको पता, जैसलमेर का राजा जो क्या नाम था उसका? यहाँ पर रावल हर राय, बिल्कुल हर राव या हर राव, है ना, बिल्कुल वो हर राय या हर राज था। ध्यान रखना, यहाँ पर उस समय रावल हर राज यहाँ का शासन काल था, और उस दौरान यहाँ पर यह व्यवस्था शुरू की गई थी, डाबी और जीवनी। ध्यान रखना, यहाँ पर है ना, जैसलमेर के राजा के द्वारा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है कि उस समय यहाँ पर भाटी राज शासक रहे थे जैसलमेर में, और उस समय हर राय राव नामक रावल शासक थे, उनके सामंतों में श्रेणी व्यवस्था प्रदान की गई थी, ऐसे डाबी और जीवनी। इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अड़सट्टा क्या है? अब आपको पता, अड़सट्टा इसका मतलब ये गणित में तो अपने इसको बोलते हैं 68 को ही बोलते हैं, है ना। तो यहां पर देखो, अड़सट्टा क्या है? तो एक राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार को कहते हैं क्या? ये तो मेरी नजर में बिल्कुल भी क्या है, यहां पर सही नहीं लग रहा। उसके बाद में अपन यहाँ पर बात करते हैं पत्राचार का, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। जोधपुर राज्य के अभिलेखों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है? नहीं, अभिलेखों की महत्वपूर्ण श्रृंखला नहीं है। जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। अब यहां पर बात करते हैं राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार संबंधित बातें इसमें शामिल नहीं होती है अड़सट्टा के अंतर्गत। यहाँ पर जयपुर राज्य का भूमि संबंधी रिकॉर्ड, आपको पता जो पटवारी रखते हैं ना आजकल, जो पटवारी है, गिरदावल है, जो यहाँ पर राजस्व मंडल रखता है, उसके अंतर्गत यहाँ पर भूमि का रिकॉर्ड रहता है। उसको यहाँ पर उस समय कछुआओं के द्वारा क्या कहा जाता था? कछुआओं के द्वारा। ध्यान रखना, कछुआ शासकों के द्वारा अड़सट्टा शब्द प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, आपको पता है यहाँ पर जो जयपुर राजा है उसका भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखा जाता है। जो तोची नामक व्यक्ति होते थे, तोची बरका। अब ये जो रखते थे रिकॉर्ड, उनको क्या कहा जाता था? तोची बरका। ध्यान रखना, तोची बरका नामक जो व्यक्ति रखते थे ना रिकॉर्ड, उसको तोची बरका कहा जाता था। बिल्कुल, सुरभि पढ़ ले, है। यहाँ पर क्या नाम कहा जाता था? उनको तोची बरका कहा जाता था, जो ये रिकॉर्ड रखते हैं। आजकल तो अपन पटवारी या गिरदावल के नाम से जानते हैं, पहले तोची बरका के नाम से इनको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। इजलास खास, देखो आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, इजलास खास की स्थापना की थी। अब इस इजलास खास की यहाँ पर स्थापना किसने की थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब आपको पता है यहाँ पर एक तो राणा भगवंत सिंह है, महाराणा अजीत सिंह है, महाराणा सज्जन सिंह है, महाराजा बने सिंह है। तो यहाँ पर किसी न किसी राजा के द्वारा आपको पता है यहाँ पर इस पोस्ट की क्या की है, यहाँ पर स्थापना की है। ये भी अपने को क्या होना चाहिए, यहाँ पर पता होना चाहिए। पर ये भी अपने को पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर ये पोस्ट किसने शुरू की है, उसकी भी अपने को पता होना चाहिए।
है ना। तो देखो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ के शासक को क्या कहा जाता था, उसकी भी ये मजलास खास होता क्या था आपको पता। 1869 ईस्वी के अंतर्गत, 1869 ईस्वी के अंतर्गत की बातें करता हूं मैं, आपको पता है यहां पर देखो 1869 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर महाराणा शंभू सिंह था एक, महाराणा शंभू सिंह, महाराणा शंभू सिंह की बात करता हूं, आपको पता है यहां पर महाराणा शंभू सिंह की मैं बात कर लेता हूं, ध्यान रखना यहां पर किसके द्वारा, महाराणा शंभू सिंह के द्वारा की बात करता हूं। यहां पर यह पद शुरू किया गया था इजलास खास, कौन सा पद शुरू किया गया था, इजलास खास की इसने यहां पर शुरू की गई थी। उस समय एजीजी कर्नल द्वारा नई कानून व्यवस्था शुरू की गई थी। यहां पर नई कानून व्यवस्था को यहां पर क्या कहा गया था, इजलास खास किया गया था। जो यहां पर एजीजी होता था वो महाराणा शंभू सिंह के समय में था और इसके द्वारा यहां पर क्या किया गया था, ऐसे कानून की शुरुआत की गई थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस समय लागू नहीं हुआ। तो 1870 ईस्वी की बातें थी। यहां पर 1870 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर देख लो आप, 1870 ईस्वी में शारीरिक यहां पर यातना देने के साथ जुर्माना और कारावास सजा देने की यहां पर शुरुआत की गई थी। और ऐसी शुरुआत आपको पता है किसके द्वारा की गई थी, यह भी अपने को पता होना चाहिए। तो उस समय आपको पता है यहां पर यह शुरुआत, इस समय सजा देने की शुरुआत 1870 में बनाई गई थी शंभू सिंह के द्वारा 1869 ईस्वी के अंतर्गत। लेकिन यहां पर इसके समय लागू नहीं हुई, ध्यान रखना है ना। अरे ये मध्यकालीन समय में जो यहाँ पर प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था वो टॉपिक है यहाँ पर, जो आपके सीईटी के एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर जी ज्योग्राफी की क्लास कब होगी, कल से होगी है ना, रजनी खत्री घबराओ मत, तो कल से होगी है ना। तो उस समय यहाँ पर महाराणा सज्जन सिंह था। अब आपको पता है यहाँ पर महाराणा सज्जन सिंह राजा कब बना था, 1874 ईस्वी के अंतर्गत ये राजा बना था। और यहाँ पर 84 ईस्वी तक के यहाँ पर ये क्या रहा था, राजा रहा था। राजा की भूमि टॉपिक, अरे राजा की भूमि टॉपिक नहीं है, यहाँ पर मध्यकाल के अंतर्गत जो राजा रहे थे उनके द्वारा यहाँ पर जो प्रशासन था और यहाँ पर जो राजस्व व्यवस्था थी वो टॉपिक है यहाँ पर, है ना। हाँ हिस्ट्री का टॉपिक, हाँ बिल्कुल हिस्ट्री का ही टॉपिक है। शायद सर ये सेकंड ग्रेड में नहीं है, अरे क्यों नहीं है, ये चीजें शामिल होती है उसमें, सेकंड ग्रेड में क्यों नहीं है सुमन, बिल्कुल ये चीजें शामिल होती है। ये यहाँ पर पद है, पोस्ट है, ये चीजें उसमें अपने आप आ जाती है हिस्ट्री में, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत फहमी निकाल देना ना, एसआर झोरट जाट। अच्छा देखो तो यहाँ पर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर 1869 ईस्वी में महाराणा शंभू सिंह के द्वारा, उस समय एजीजी था, उसके द्वारा यहाँ पर सजा देने के दौरान 1870 ईस्वी में इसको यहाँ पर शुरू तो नहीं किया गया, लेकिन ये बन चुका था है ये, है। तो उस दौरान 1874 ईस्वी से 84 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना ही कर दी गई, विभाग बना दिया गया। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखो 16 है 32 और गोल का संबंध किससे है। तो यहां पर यह भी बात कर लेते हैं अपन, यहां पर देखो तो यहां पर देखो उसके दौरान यहां पर देखो 16, 32 और गोल का संबंध किससे है। तो आपको पता है ये जो सामंत होते थे, जो मंत्री होते थे, उनको यहाँ पर प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है, उसमें बांटा जाता था। तो यहाँ पर जो प्रथम श्रेणी होता था उसको 16 कहा जाता था, 32 यहाँ पर जो द्वितीय श्रेणी होती थी, और गोल यहाँ पर जो तृतीय श्रेणी होती थी, तो यहां पर उनको बांटा जाता था। और इस प्रकार के जो राजा होते थे वो मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां होती थी, यहाँ पर सिर्फ, है ना, उसके अलावा इनमें नहीं होती थी। सिर्फ मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणियां होती थी, 16, 32 और गोल। यहां पर ध्यान रखना, रजनी मैंने तो राजस्थान जीके में ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, आपको नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ाता। सुमन ध्यान रखना, कोई भी ये टॉपिक नहीं पढ़ाता, लेकिन ध्यान रखना एकमात्र टॉपिक ऐसा है, इसको मिस मत करना। ये आपके सीईटी के 10+2 ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में टॉपिक है, वहां पर तो आएगा। यहां पर वैसे देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इनमें भी ये टॉपिक है, ध्यान रखना। हाँ मैंने की ही पढ़ा है सेकंड ग्रेड में ही, हाँ बिल्कुल सेकंड ग्रेड में है, पर सीईटी में भी जुड़ गया है, ध्यान रखना। यहाँ पर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। कोई भी नहीं पढ़ाता है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और मैं बहुत शानदार इसके बारे में जानता हूं और आपको इसके बारे में सारा विस्तार पूर्वक डिटेल बता रहा हूं। सर फालतू में दिमाग खा रहे हैं, ये आप पढ़ाओ, है ना, बिल्कुल सुरभि। देखो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 की भी अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने एक बार देखो, मारवाड़ के वे सामंत
जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने से मुक्त रखा जाता था। आपको पता है मारवाड़ के जो शासक थे वो अपने अधीन यहाँ पर क्या रखते थे, सामंत रखते थे। और सामंत अपने जो निकटली संबंधी होते थे उनकी जो राजाओं की नौकरी चाकरी देख रेख करते थे उनको 3 पीढ़ी तक यहाँ पर करों से क्या रखा जाता था, मुक्त रखा जाता था। अब यहाँ पर करों से मुक्त रखा जाता था तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर करों से मुक्त रखने की बातें अगर यहाँ पर हो रही है तो अपन उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे राणावत है, कुंपावत है, राजवी है, सरदार है, तो यहाँ पर वो क्या कहलाते थे, तो राणावत नहीं कहलाते थे, यहाँ पर राजवी कहलाते थे। क्या कहलाते थे, राजवी। बिल्कुल ध्यान रखना, राजवी कहलाते थे जो चाकरी और देखरेख करते थे और 3 साल के लिए उन्हें कर से मुक्त रखा जाता था। ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते थे, राजवी कहलाते थे। ध्यान रखना यहाँ पर। वैसे बात करें अपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो राजवी है वो क्या होते थे, देखो यहाँ पर मैं बात करता हूं कि राज परिवार के सामंत होते थे। राजवी क्या होते थे, राज परिवार के क्या होते थे, सामंत होते थे। ध्यान रखना, राज परिवार के क्या होते थे, सामंत होते थे। राज परिवार के क्या होते थे, सामंत। परिवार के क्या होते थे, परिवार के सामंत होते थे। सामंत होते थे। किसके सामंत होते थे, राज परिवार के सामंत होते थे, जिन्हों क्या कहा जाता था, राजवी कहा जाता था। ये भी ध्यान रखना। आपको पता इसके बाद में सरदार। अब आपको पता सरदार जो पोस्ट है यहाँ पर राज परिवार के अतिरिक्त होती थी। राज परिवार की अतिरिक्त होती थी, राज परिवार के अतिरिक्त होती थी। ध्यान रखना, सरदार राज परिवार के अतिरिक्त होते थे। ध्यान रखना ये बात भी, राज परिवार के अतिरिक्त होते थे, राज परिवार के नहीं होते थे। उनके अलावा जो अन्य होते थे वो यहाँ पर क्या कहलाते थे, सरदार कहलाते थे, है ना। उसके बाद में बात करते हैं कुंपावत की बात करते हैं। अब यहाँ पर कुंपावत भी क्या होता था, ये भी अपन बात कर लेते हैं। आपको पता कुंपावत, इसका मतलब यहाँ पर ये भी राज परिवार के नहीं होते थे, अन्य व्यक्ति होते थे जो यहाँ पर राजा के अधीन होते थे। उसके बाद में राणावत की भी अपन बात करें, किसकी बात करें, राणावत की भी अपन बात करें, तो राणावत भी यहाँ पर अन्य ही होते थे लेकिन राजा की सेवा करते थे। तो अपना सिर्फ आंसर कौन सा होगा, राजवी होगा। ध्यान रखना ये बात भी है ना। राजवी, सरदार, मुत्तसी और गनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां होती थी, तो यहां पर किस राज्य की बात कर रहा। तो आपको पता है यहां पर मैंने बताया ना, यहां पर अभी राजवी की तो अपनी बातें हुई थी, मैंने वहां समझा ही दिया था। यहां पर सरदार की भी बातें समझा दिया था। मुत्तदी और गनायत, ये 2 चीजें समझानी है तो यह मारवाड़ क्षेत्र में होती है। अब यहां पर मैं बात करता हूं, देखो मुतसदी ये क्या होता है, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो अधिकारी वर्ग जो जागीर प्राप्त किए हुए होते हैं, अधिकारी वर्ग होता है ये, अधिकारी वर्ग होता है। आपको पता, अधिकारी वर्ग जो जागीर प्राप्त किए हुए होते हैं, जो जागीर प्राप्त किए हुए होते हैं, जो किस नाम से जाने जाते हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं, मुतसद्दी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर मैं बात करता हूँ गनायत। ये गनायत की भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर बात कर लेता हूँ। गनायत होता क्या है, इसकी भी बात करता हूँ। अपने शाखा के अतिरिक्त यहाँ पर बाहर से आए हुए सरदार, यहाँ पर बात करता हूँ अपनी शाखा के अतिरिक्त, अपनी जो शाखा के अतिरिक्त होते हैं, शाखा के क्या होते हैं, अतिरिक्त होते हैं, अतिरिक्त बाहर से आए हुए ही क्या कहलाते हैं, यहाँ पर गनायत कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना, अपने शाखा के अतिरिक्त होते हैं, बाहर से आए हुए होते हैं। गुजर सरवी क्लास के लेव में, है ना। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से। अब आपको पता मैंने कहा ना, यहाँ पर जो सामंती होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको 12 कोटड़ी के नाम से भी क्या करते हैं, यहाँ पर जाने जाते हैं। उसकी भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पर 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है, ये भी अपन बात करते हैं। तो किस राज्य से संबंध होगा, इसकी अपन बात करते हैं। देखो अब यहाँ पर 12 कोटड़ी जो संबंध है वो आमेर से है, क्योंकि मेवाड़ से भी नहीं है, मारवाड़ से भी नहीं है, बीकानेर से भी इसका संबंध नहीं है। किससे संबंधित है, आमेर से। 12 कोटड़ी नामक जो सामंती होते थे वो आमेर में ही पाए जाते थे। ध्यान रखना ये बात भी। क्वेश्चन नंबर अपन 23 की भी अपन बात कर लेते हैं। लाटा और कूटा का संबंध है, मैंने कहा ना लाटा और कूटा।
आपको पता है जितने भी राजस्थान में किसानों के द्वारा जो आंदोलन हुए हैं उसमें यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है 84 प्रकार के लाग बाग, उनमें से लाटा और कूटा नामक कर। अब ये मारवाड़ के जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर से हैं, सुविधाओं पर लगाए कर से हैं, उपज पर आंकने की एक पद्धति है या चुंगी कर से हैं, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। बताओ देखिए एक बार आंसर फटाफट बताओ यहां पर, फटाफट बताओ देखा क्या होगा। 23 नंबर के क्वेश्चन की अपन बातें कर रहे हैं, बताओ फटाफट। ए सब यही कर रहे हो ना, लेकिन गलती क्या कर रहा है सुनो। उपज पर लगता है, खड़ी फसल पर या फिर कटी हुई फसल पर कर लगाया जाता है, ध्यान रखना। यहां पर मारवाड़ के जमींदारों से बात कर रहा, जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर, क्या मारवाड़ के किसान ही लगाते हैं क्या, और नहीं लगाया क्या? राजस्थान में इतने आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, क्या उन शासकों ने यहाँ पर लाठा और कोटा कर नहीं लगाया क्या? क्या बिजोलिया में नहीं लगा क्या? फिर क्या मारवाड़ में आता था बिजोलिया? वो तो मेवाड़ के दिन आता था। फिर और सबसे बड़ा लाठा कोटा उस समय लगा था। हाँ, तो बिल्कुल उपज पर आंकने की पद्धति है, ये ध्यान रखना। बच्चे गलती यही तो करके आते हैं, आना बच्चे गलती यही करके आते हैं। हाँ, और जो समझ जाता है वो यहाँ पर समझ जाता है। यहाँ पर स्पेशल स्थान की बात कर लिया, और मारवाड़ से तो कोई है ही नहीं संबंध। लगता है, मैं इस बात को मानता हूं, बिल्कुल लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल सम्राट की आज्ञानुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे। यहाँ पर मुगल सम्राट की आज्ञानुसार जो मुगल राजा होते थे, राजपूताना के अंतर्गत शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे? खरीता, मंसूर, फरमान या हस्बुल हुक्म के नाम से जाने जाते थे, या किस नाम से जाने जाते थे? या आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 की बातें हो रही है, तो कौन सा है यहाँ पर आंसर? फटाफट आसार जरूर जाट बाय। फरमान होगा ना इसमें, तो फरमान कैसे होगा? ये फरमान तो आदेश को बोलते हैं, है ना, फरमान आदेश को बोलते हैं। यहाँ पर समझो, यहाँ पर मंसूर नहीं होगा, फरमान नहीं होगा, कौन होगा? हस्बुल हुक्म होता है। यहाँ पर हस्बुल हुक्म मुगल सम्राट के अधीन होता है, ये आज्ञानुसार है तो हस्बुल हुक्म कहलाता है। यहाँ पर आदेश होता है ये, है ना, डी होगा हस्बुल हुक्म, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर डी आंसर है। बालद क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 भी देखो, यहाँ पर बालद क्या है इसकी भी अपन बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं संजू, पर अब दिक्कत नहीं आएगी ना, आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, फिर दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यही तो चीजें अपन करते हैं, जो चीजें अपन नहीं पढ़ रहे अभी, तो आज अभी तो तुम्हारे कमेंट कम आ रहे हैं ना, वैसे आ रहे हैं तुम्हारे अच्छे आंसर आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन गलत हो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। बालद क्या था, यहाँ पर ये भी बातें करते हैं। सार्थवा है, बख्शी है, सैनिक है, या कर्षक को कहते हैं, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो यहाँ पर देखो, बताओ फटाफट क्या होगा? अच्छा, सार्थवा को कहते हैं बालद, बिल्कुल। बख्शी को नहीं कहते, सैनिक को नहीं कहते, कर्षक को नहीं कहते, सार्थवा को बालद कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? सार्थवा को बालद कहा जाता है। सर ये हिस्ट्री खा गई, अच्छा सर भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। जब तक अपनी नौकरी नहीं लग जाती, अच्छी पोस्ट पे नहीं पहुंच जाते, तो अपने को ये चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। और आप तो ऐसा है कि पोस्ट चूज कर रहे हो, फिर ये चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। तो बालद क्या है? सातवां के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की भी अपन बातें कर लेते हैं। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पढ़ो उसको, टॉपिक को पढ़ो, फिर आंखें बंद करो, जो पढ़ा आप उसको मन ही मन में मनन करो एक बार, कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या है, किस व्यक्ति से लिंक, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां पर हुआ। अगर एक बार ऐसे रिवाइज करते हो ना, ऑटोमेटिक हिस्ट्री आपको क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी, घबराने मत। ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं देखो, मैंने आज तक यही देखा है, जब हम भी पढ़ते हैं, आज भी कभी पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा ही करता है। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 26, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा, भूमि बंदोबस्त की एक प्रथा है, साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? यहाँ पर भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध किस राज्य से है, इसकी भी अपन क्या करेंगे? बातें करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर मारवाड़ से इसका संबंध नहीं था, साध प्रथा से भूमि बंदोबस्त। यहाँ पर जयपुर से भी कछुआओं ने शुरू नहीं किया, बीकानेर के शासकों ने भी नहीं किया। यहाँ पर मेवाड़ के शासकों ने भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत साध प्रथा शुरू की थी। कौन सी प्रथा? साध प्रथा यहाँ पर शुरू की गई थी, ध्यान रखना। यहाँ पर भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध यहाँ पर मेवाड़ से था, भूमि बंदोबस्त थी, है ना। हाँ, अजय भार्गव, है ना। चलो
क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, मटक विच्छायत चूसराय क्या थे। यहाँ पर आपको बता, कहीं ना कहीं ये तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या थे, यहाँ पर करी थे, लेकिन यहाँ पर मटक विच्छायत चूसराय ये क्या थे, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है जो आपके सामने। अब यहाँ पर राजस्थान में कहीं ना कहीं स्थानीय करों के नाम हो, या राजस्थान में देसी कपड़ों के स्थानीय नाम हो, या कृषि यंत्रों के नाम हो, या सिंचाई के साधनों के स्थानीय क्या हो, नाम हो, तो यहाँ पर देखो राजस्थान के अंतर्गत जो स्थानीय कर होते हैं उनको मटक विच्छायत चूसराय के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? मटक विच्छायत चूसराय के नाम से राजस्थान में स्थानीय करों को इस नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है ना। हाँ, रिट में आया था ऐसा क्वेश्चन सर, तो मैं जब भी तो कर रहा हूं अजय, जुड़े रहो, बने रहो, है ना। और यहाँ पर बच्चों को पता ही नहीं होता, है ना। आपके सामने देख लो, टीचर लाइन में आ रहा है, यहाँ पर तो फिर रिट में आ रहा है, सीईटी के एग्जाम में टॉपिक जुड़ ही गया, तो फिर घबराने की जरूरत क्या है। बने रहो, इसको बार बार देखते रहो। हाँ, वो मुगलों से संबंधित था, बिल्कुल। अभी इससे पीछे गया अजय, आप लेट आए थे, इससे पहले मैंने वही चीज पढ़ाई थी, है ना। हाँ, मटक विच्छायत चूसराय क्या थे, तो राजस्थान में स्थानीय करों के नाम थे ये। राजस्थान में क्या थे ये? स्थानीय करों के नाम थे, तभी तो 6 लाख पास हुए। अच्छा, हाँ, 6 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। 6 लाख आपको पता, पोस्ट 50,000 के आसपास जाएगी, घबराओ मत। जो पास हो गए यहाँ पर उनका भविष्य बहुत शुभमय मान लेना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था। यहां पर देखो, कांसा परोसा क्या था। अब आप तो क्या अनुमान लगाओगे कि यहाँ पर एक न कहीं ये कोई धातु परोसते होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था, तो इसकी भी अपन बातें कर लेते हैं। अब कांसा परोसा क्या था, इसकी बातें करते हैं अपन। यहाँ पर देखो सिंचाई की एक किस्म है क्या? नहीं, कांसा परोसा एक सिंचाई की किस्म नहीं है, ये भी ध्यान रखना, है ना। इनमें से कोई नहीं है। एक प्रकार की लाग है क्या? भूमि का एक प्रकार, भूमि का प्रकार तो नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नहीं है, होगा ऑप्शन। तो कौन सा है? एक प्रकार की लाग या कर था ये कांसा परोसा नामक। राजस्थान में कर चलता था ये मध्यकाल के अंतर्गत। रिट में तो 110 आए हैं गुरुजी। बिल्कुल संजू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय भी यहाँ पर पास हो रखा, तो फिर आप बने रहिए ना भाई। मेरे तो 95 है संजू, कोई दिक्कत नहीं है अजय, कोई दिक्कत नहीं, पास तो हो गया ना तू, बस कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रकार की लाग या कर है। अगर तुम यहाँ पर मेन एग्जाम में बढ़िया अच्छे नंबर ले आते हो, तो इनको कोई नहीं जानता कि आपके 95 है कितने, है ना। तो एक प्रकार की लाग या कर है, जो यहाँ पर क्या है, कांसा परोसा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 की भी अपन बात करते हैं। तिवारा कर वसूला जाता था, तो तिवारा कर कैसे वसूला जाता था उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। देखो, तिवारा कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, या कृषि उत्पादों पर। तो यहाँ पर दिवाली और होली के त्योहारों पर तिवारा नामक कर वसूला जाता था। देखो, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर कौन सा कर वसूला जाता था? तिवारा नामक कर वसूला जाता था। ध्यान रखना। हाँ, तिवारा नामक कर सिर्फ दिवाली और होली जैसे पर्वों पर ही वसूला जाता था। इसकी भी अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की अपन बात करते हैं। देखो, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था, तो ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था, इसकी भी अपन बात कर लेते हैं। राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी, तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों के वसूल किया जाने वाला धन गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपए प्रति घर से वसूले जाते थे। श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसकी भी अपन बात करते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था, इसकी अपन बातें करते हैं। तो खरड़ा क्या है उसकी देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी, तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों के वसूल किया जाने वाला कर था, या गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपए प्रति घर से वसूले जाते थे, या फिर श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। तो यहाँ पर सिर्फ श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि खरड़ा कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खरड़ा कहलाती थी। 2021 में 132 थे, अब मैं बैठी हूं। 2021 में थे ना संजू, तो क्या हो गया? 132 थे ना, मैं बता रहा हूं, अब 132 ले आना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। हाँ सही है सर, 110 वाला भी वही बैठेगा, और 82.5 वाला भी वहीं पर बैठेगा। बिल्कुल सही बात है अजय। अब आपको बहुत टाइम मिल गया, अब एग्जाम होगी, आपको पता यहाँ पर अप्रैल के एंड में या मई जून में होगी, ध्यान रखना।
अप्रैल या फिर मई जून में ही होगी, ये ध्यान रखना। सर खरड़ा तो राजस्थान में मरने पे बिछाया जाता ना, ये कर से संबंधित है, कर से संबंधित है, श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि है, ये ध्यान रखना ना। हाँ राजस्थान में मरने पर बिछाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है जी आपकी बात, लेकिन यहाँ पर ये कर से संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शनों पे डिपेंड कर रहा है ये चीज। वो हो सकता है वहां पर ऐसी चीजों से संबंधित पूछा जाए तो फिर आप राजस्थान में मरने पर बिछाया जाने वाला यहाँ पर होता है, उसको खरड़ा कहते हैं, है ना। तो श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि, क्योंकि कर से संबंधित यहाँ पर पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 31 सॉरी 21 नहीं 31, तलवार बंधाए शुल्क क्या है? आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन में यहाँ पर उस समय आपको पता कृष्ण सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह जब शासक बना था और 1906 ईस्वी के अंतर्गत तलवार बंधाई कर शुरू किया था, आपको पता है। उसके दौरान यहाँ पर क्या हुआ था, अब यहाँ पर क्या था, ये युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला कर नहीं, बिल्कुल मैं मानता नहीं हूँ, धार्मिक शुल्क नहीं है, सैनिक शुल्क नहीं है, अरे ये उत्तराधिकार शुल्क है, उत्तराधिकार शुल्क है ये, है ना। नमस्कार सर और भाई बहन को, संतोष जाखड़, संतोष नमस्कार, है ना। अच्छा सॉरी किसके लिए, नमस्कार सर आपको और भाई बहन को, बिल्कुल, है ना। संतोष जाखड़ गुड, आप हमारे चैनल पर जुड़े, ठीक है। तो तलवार बंधाई कर उत्तराधिकार शुल्क है, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करता हूं, तलवार बंधाई क्या थी? बिल्कुल यही तो बात हो रही थी भी, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं तलवार बंधाई तो नए जागीरदार की गद्दी निशानी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क, बिल्कुल पहला पॉइंट ही अपना है, बाकी ये पॉइंट अपने नहीं है, ध्यान रखना। नए जागीरदार की गद्दी निशानी के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकार शुल्क तलवार बंधाई कहलाता है, ये ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन है यहाँ पर, है ना। इसमें अपन चल रहे थे राजस्थान के अंतर्गत, अपन आज बात कर रहे थे कि यहाँ पर मध्यकालीन समय में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था के पर बात कर रहे थे। यहाँ पर लगभग अपन ने 32 क्वेश्चन किए। इसी के साथ अपनी मैं आज यहाँ से आपसे विदा लेता हूं, कल फिर नए टॉपिक के साथ अपन यहाँ पर मिलेंगे। एक कर लड़कियों की शादी पे लिया जाता था, बिल्कुल वो चौमरी कर कहलाता था, जिसकी धनराशि 5 रुपए भी होती थी। और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है 9th क्लास, जिसके पेज नंबर 28 पर 13 रुपए भी दर्शाया गया है। एक बार ये टीचर लाइन में क्वेश्चन भी आया था, तो 5 और 13 रुपए की अपन यहाँ पर बात करते हैं। नाइस क्लास सर जी, बिल्कुल रजनी नाइस क्लास थी यार, है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। उसके बाद मिलेंगे अपन कल फिर इसी समय नए टॉपिक के साथ।